ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्ब के इस्तेमाल में मिस्टेक्स हैं और हम आज रिमेनिंग टॉपिक करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हमने इससे पहले ये वर्ब को स्टार्ट किया था। चैप्टर 20 बनता है और रूल नंबर 163 पढ़ा था कि जी बाज़ दफ़ा हम वर्ब को बगैर सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के छोड़ देते हैं, बाज़ दफ़ा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ दो मेन वर्ब लगाते हैं, बाज़ दफ़ा जो है एक मेन वर्ब के साथ दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अगर हमें सिचुएशन अलाउ करती है। फिर हमने जो है लाए और ले में फ़र्क पड़ा था। आज हम पॉइंट नंबर 169 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 169 जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं वर्ब की में। तो अब हमारे पास जो रूल नंबर 169 है वो ये कह रहे हैं कि जो इन्फिनेटिव है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, यानी टू गो होना चाहिए, टू और फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन टू हैव गॉन भी हो सकता है कभी कभी, अगर वो एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन से पहले हो गया है। क्या मतलब? रूल ये है एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ अ गवर्निंग वर्ब। मसलन आई शुड हैव लाइक टू गो, ठीक है, कि मुझे जो है वो मुझे जाना चाहिए था, ठीक है, वो ज़ाहिर है वो नहीं गया। तो टू हैव गॉन नहीं होगा, यानी टू के साथ पहली फॉर्म ही आएगी। तो टू के साथ पहली फॉर्म आई है और ये जो है एक करेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ है। अगर कोई एक्शन एक एक्शन से पहले हो चुका हो फिर तो हम जो है टू और थर्ड फॉर्म और हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे? ही सीम्स टू हैव इंजॉयड हिज स्टे एट, ये जो भी है इंडियन बुक है तो सिटी का नाम लिखा हुआ है, महाबाशर जो भी है सिटी का नाम, आई कांट प्रोनाउंस इट। तो उसने इंजॉय किया होगा, यानी उसने वो स्टे कर चुका है। तो एक बंदा अपनी ओपिनियन जाहिर कर रहा है कि उसने सीम्स टू हैव इंजॉयड। अब इधर फ़र्क क्या है? टू हैव इंजॉयड में क्या हुआ है कि टू के साथ फिर हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, ठीक है। और इधर क्या हुआ है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के प्रॉपर जो इन्फिनेटिव होता है वो लगा दिया गया है। फ़र्क इनमें यह है कि आपने अगर एक्शन पहले हो चुका है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, टू हैव गॉन। और आप ये वाला स्ट्रक्चर तब यूज़ करेंगे जब एक्शन जो है वो अभी नहीं हुआ। आपको कुछ दिन पहले तक याद होगा कि मैंने आपसे एक सेंटेंस पूछा था, वैसे पूछा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप में से किसी ने भी सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बनाई थी, आपको याद होगा, 4-5 दिन पहले की बात है, याद है ना? कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी इंग्लिश मैंने क्या बनवाई थी, याद है किसी को? You should not have done this. गुड, यही मैंने बताया था, यू शुड नॉट हैव डन दिस। तो उसमें शुड नॉट के साथ हैव, शुड के साथ लगा है हैव और आगे थर्ड फॉर्म लगी है। तो यहाँ टू के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगी है। तो पॉइंट ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, तो ये मिस्टेक आपसे हो सकती है, इट्स नॉट अ वेरी मेजर रूल, लेकिन ज़ाहिर है कि ये हमारे पास आ सकता है, ठीक है। अब ये जो 170 है ये इट्स अ मेजर रूल एक्चुअली, और ये कई दफ़ा आ भी चुका है। तो इसको मैंने एनलार्ज किया है थोड़ा सा और आई एम ब्राउजिंग इट डाउनवर्ड्स। कि बाज़ दफ़ा हम करते ये हैं कि कॉमन ब्लंडर इज टू लीव द पार्टिसिपल विदाउट प्रॉपर प्रॉपर एग्रीमेंट और विद नो एग्रीमेंट एट ऑल। अब ये बड़ा अहम पॉइंट है। बाज़ दफ़ा हम गलती ये करते हैं कि हमारे पास जो पार्टिसिपल होता है, अब आपको पार्टिसिपल मैंने पढ़ाया है ना, पार्टिसिपल जेरेंड और इन्फिनेटिव याद होगा, जिस दिन आपको मैंने वर्बल्स पढ़ाए हैं। अगर आप में से किसी ने लेक्चर मिस किए हैं तो वो पिछले लेक्चर सारे देखें, तब आपको अगले पॉइंट्स की समझ आएगी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि बाज़ दफ़ा हम करते ये हैं कि जेरेंड को लगाते ऐसी जगह हैं कि उसका एग्रीमेंट बनता ही नहीं है किसी उस लफ्ज़ के साथ जिसको वो क्वालिफाई करता है। अच्छा, पार्टिसिपल होता क्या है ज़रा बताएं आप लोग मुझे। पार्टिसिपल पार्टिसिपल मैंने बताया ना कि जो वर्बल एडजेक्टिव होता है, यानी जो वर्ब की तरह लगता है लेकिन उसका रोल एडजेक्टिव वाला होता है, यही बताया था ना। यानी वो नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को, याद है ना आपको? तो अब हमारे पास एक जुमला जो है वो एक यस ये वाला सेंटेंस है। सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। अब आप ये कहना चाहते हैं कि एक बंदा जो है वो गेट पे था बैठा और उसको जो है एक बिच्छू ने काटा है। लेकिन ये जो जुमले का स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। इससे क्लियर नहीं हो रहा कि वो जो गेट पे बिच्छू, बल्कि बिच्छू बैठा है या वो बंदा बैठा है ना। हम कहना तो ये चाह रहे हैं ना कि इस गेट पे एक बंदा बैठा था, एक शख्स बैठा था और उसको बिच्छू ने काटा। अब इस सिटिंग ऑन द गेट के करीब हमने क्या लगा दिया, स्कॉर्पियन। हमें क्या लगाना चाहिए, हेम लगाना चाहिए ना। ये जिस जो गेट पे बैठा है बेसिकली उसको इसके साथ इस जो हमारे पास पार्टिसिपल है इसके साथ आना चाहिए।
ठीक कह रहा हूँ ना? तो वो ये कह रहे हैं कि ये जुमला गलत है। इसमें आपको लग ऐसे रहा कि स्कॉर्पियन जो था वो गेट पे बैठा था। आप कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस सेंटेंस को हम रिकास्ट करते हैं, और ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा है कि ये ठीक है, सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, इसका पैसिव बना दें, स्कॉर्पियन को लगा दें एंड पे, और ही को लेके आएंगे करीब आप। इससे क्या होगा हमारा, कि हमारे पास एग्रीमेंट हो जाएगा ही के साथ, कि ही जो था एक आदमी, एक इंडिविजुअल, वो बैठा था गेट पे, और उसको एक बिच्छू ने काट लिया। या इस तरह लिख लें, वाइल ही वाज सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, ये भी ठीक है। कि ही को बिल्कुल शुरू में लेके आए कि वो जब बैठा था गेट पे, तो फिर स्कॉर्पियन उसको क्या जो है वो स्टिंग किया। अच्छा, आपको पता है वैसे एक वोकेबलरी का, क्या आपको पता है स्टिंग और बाइट में क्या फ़र्क होता है? स्टिंग करना, काटना, और बाइट करना, दोनों का मतलब काटना होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है? स्टिंग, बाज एनिमल्स स्टिंग करते हैं, बाज एनिमल्स बाइट करते हैं, या स्टिक। और उनका वो जहर जो होता है वो, व्हाट डू यू थिंक? वैसे आपके जहन में जो बात आ रही है कि कुछ एनिमल्स बाइट करते हैं ना, कुछ स्टिंग करते हैं। स्नेक बाइट होता है या स्नेक स्टिंग होता है? जो डंग होते हैं ना, डंग वाले वो होते हैं बाइट, वो होता है सॉरी स्टिंग। और जिनकी होती है वो दांत, तो वो होता है बाइट, जैसे कुत्ता काट ले या सांप काट ले। अच्छा, तो स्कॉर्पियन ने स्टिंग किया है उसको, राइट? तो ये सेंटेंस अब इसकी समझ आई आपको, कि भाई आपने जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल कौन सा था? सिटिंग था ना। सिटिंग ऑन द गेट, कि गेट पे बैठा था एक बंदा, तो ही को जो है उस सिटिंग के करीब तरीन होना चाहिए, स्कॉर्पियन के करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेट पे तो जो है स्कॉर्पियन तो वहां से गुजरा और उसको गुजरते हुए काट दिया। एक्चुअली तो वो शख्स बैठा था गेट पे। तो ये मिस्टेक होती है, स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स होती है, सिंटेक्स की मिस्टेक होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो नीचे वाले जुमले हैं, ये सारे ठीक हैं, ठीक है। क्योंकि ये एब्सोल्युटली यूज किए गए हैं, मेरे ख्याल में अगला पॉइंट है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर द पार्टिसिपल इज with left with no agreement at all. Being a very hot day, I remained in my tent. Here, the sentence contains no word to which the participle can possibly refer. We should therefore write. हाँ ठीक है, ये भी उसमें भी वही मिस्टेक है, बीइंग अ वेरी हॉट डे। तो अब इसमें ये जो बीइंग जेरेंड है, उसको किसी लफ्ज़ के साथ हमने अटैच किया ही नहीं है, तो हम इसके साथ एक सब्जेक्ट लगाएंगे, एज इट वाज अ वेरी हॉट डे आई रिमेन्ड इन माई टेंट। तो ये भी मिस्टेक आपसे हो सकती है, कि बीइंग जो है वो यहाँ आपने नहीं लगाना। अब लेकिन मेन पॉइंट ये है, कि ये है कि आपने एग्रीमेंट जो है, जो रिक्वायर्ड है, उसके साथ लगाना है। अब अगला पॉइंट इससे अटैच्ड आ रहा है। अब ये वो जो मैं बात करना चाह रहा था आपसे, यूजेज हाउएवर परमिट्स इन सर्टेन केसेस कंस्ट्रक्शंस लाइक फॉलोइंग। वो कहता है इनमें जो है वो, ये जो कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर, तो ये जो है ये जुमला ठीक है। इसमें ये क्यों ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एब्सोल्युटली यूज़ की गई हैं, इनडेफिनेटली यूज़ की गई हैं। मतलब इस बात का क्या मतलब है, अब ये थोड़ा आपने समझना है। कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज ही शुड हैव डन बेटर, अपनी एबिलिटीज के मुताबिक उसको बेहतर करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ कंसिडरिंग की किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। कि कंसिडर कौन करेगा ना, एबिलिटीज तो कंसिडर होनी है ना। अब कंसिडर किसने करनी है? तो ये कंसिडरिंग का किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा, फिर भी ये सेंटेंस ठीक है। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हम जनरल बात करते हैं कि कोई भी कंसिडर करे, कंसिडरिंग हिज एबिलिटीज का मतलब ये है कि कोई भी शख्स, एनी एनी पर्सन, इफ एनी वन यू नो कंसिडर्स हिज एबिलिटीज, तो उसके लिहाज से उसकी कारकर्दगी कम है। तो इस लिहाज से ये जुमला जो है वो ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि जब हम एब्सोल्युटली बात करते हैं, जब सब्जेक्ट इनडेफिनेट होता है, सब्जेक्ट इनडेफिनेट का मतलब क्या है? ये खास बंदा नहीं है, एक बंदे या दो बंदे या तीन बंदों ने नहीं सोचना। जनरली बात की जा रही है कि कोई भी बंदा उसकी एबिलिटीज को समझेगा। तो या जी, जैसे ही है, टेकिंग इनटू टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, हिज लॉट इज अ हैप्पी वन। आपको पता है लॉट का मतलब क्या होता है? लॉट, लॉट, एक वो वाला लॉट नहीं, बहुत ज्यादा लॉट का एक और मतलब भी होता है, किसी को पता है? लॉट का मतलब होता है आपकी किस्मत, ठीक है ना, ये एक नया मतलब है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एम आई ऑडिबल टू यू? कैन यू प्लीज टेल मी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यू कैन राइट ऑडिबल।
को आवाज़ नहीं आ रही? जी बताएं। यस सर। अच्छा बस ठीक है, वो मैं कंफर्म करना चाह रहा था, ठीक है। तो आप जो है वो बता दिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा मुझे डाउट होता है कि जैसे आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच रही। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो है, जब जनरली बात करते हैं, आप अपना माइक बंद कर दें अगर आपने बात कर लिया तो। अच्छा, तो अब ये हमारे पास क्या होता है कि हम इसको जब जनरली बात करते हैं तो फिर बगैर एग्रीमेंट के हम लगा सकते हैं इस तरह जेरेंट पार्टिसिपल। अदरवाइज अगर आपने किसी जनरल बात नहीं करनी, किसी एक बंदे की बात करनी है, फिर उसको बगैर एग्रीमेंट के नहीं लगाना, फिर उसको एग्री करना है किसी के साथ, उसके साथ जो प्रोनाउन या नाउन है वो उसके करीब लगाना है। ये इसका मतलब है, ठीक है। आगे बात आ गई, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल शुड नॉट बी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज नॉट कंटेम्परेनियस विद द एक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल वर्ब। कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो ना यूज करें आईएनजी वाला। पार्टिसिपल दो किस्म का आपको बताया था, एक आईएनजी वाला और एक थर्ड फॉर्म वाला, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप उन्होंने कहा है कि अगर एक्शन कंटेम्परेनियस नहीं है। आप वर्ड कंटेम्परेरी का मतलब मुझे बताएंगे कि कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है? कंटेम्परेरी को आपकी वोकेबलरी में ये लफ्ज़ है पहले? कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है एक वक्त में होना। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक्शन एक वक्त में नहीं हो रहा बल्कि पहले हो गया है, तो फिर आप आईएनजी वाला यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे थर्ड फॉर्म। अगर कंटेम्परेनियस होगा तो फिर हम यूज कर सकते हैं ये वाला आईएनजी वाला। अब क्यों? अब ये जो जुमला है ये गलत है। ही सेल्ड फॉर न्यूयॉर्क ऑन मंडे, अराइविंग देयर ऑन सैटरडे। अब ये एक्शन कंटेम्परेनियस नहीं है कि मंडे को वो निकला। जहाज पे सेलिंग होता है कि जो शिप पे आप ट्रेवल करते हो, ठीक है, और वो सैटरडे को पहुंचा, तो इसलिए हमने यहाँ अराइविंग लगाना जो है वो गलत होगा, अराइव्ड होगा। अराइव्ड इसलिए होगा क्योंकि एक्शन जो थे वो कंटेम्परेनियस नहीं थे, एक वक्त में नहीं हुए, डिफरेंट वक्त में हुए। तो इसलिए हमें एक एक्शन को हमने कहना है कि वो पहले हो गया था, तो इसलिए हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और हम पार्टिसिपल कौन सा वाला यूज़ करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, या परफेक्ट पार्टिसिपल भी उसको कहते हैं। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था अभी आपसे, आप लोगों से। मैं आपको बता रहा था कि भाई लॉट लफ्ज़ का मतलब जो है वो किस्मत भी होता है, लॉट, ठीक है। तो बाज़ लोगों के बाज़ अल्फाज के मतलब जो है ना बड़े अनयूजुअल से होते हैं। अब आप कहेंगे लॉट का मतलब किस्मत कैसे होता है? हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो लेकिन ये मतलब होता है, जैसे लॉन्ग है, तो आपको पता है ना कि लॉन्ग का मतलब जो है वो ख्वाहिश करना भी होता है। किस किस को पता है कि आई एम लॉन्गिंग फॉर दिस? अब लॉन्ग का मतलब एडजेक्टिव जो होता है, लेंथी कोई चीज़ है, लंबी है। लेकिन लॉन्ग का मतलब जो है वो भी होता है अ, ख्वाहिश करना, ठीक है। तो ये अनयूजुअल मतलब भी होते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि लॉट और लॉन्ग के कुछ अनयूजुअल मीनिंग भी होते हैं। तो हम नीचे आते हैं 173 पे। वर्ब का बाज़ दफ़ा हम सब्जेंटिव मूड यूज़ करते हैं इंडिकेटिव के लिए। अब पहली तो बात यह है कि आप सब्जेंटिव मूड को का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपने कभी ये जुमला पढ़ा है कि जब आप हाइपोथेटिकल बात करते हैं, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल, ख्याली, फर्जी जो हम होते हैं, कि हम जो सोच सोच सकते हैं, जो मटेरियलाइज नहीं होती चीज़। मतलब मैं कहूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं बादशाह होता तो मैं ये करता। तो आपको पता नहीं कि आई के साथ वॉज नहीं लगता बल्कि वर लगता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर मैं बादशाह होता तो मैं, इफ़ आई वर द किंग आई वुड हैव डन दिस, आपने पढ़ा है ना? क्या आपको ये Yes, कि sir. हाँ, आई आई के साथ फिर वाज नहीं लगाना जब आप हाइपोथेटिकल बात करते हैं, अज्यूम करते हैं उस फैक्ट को, तो फिर आप लगाते हैं आई के साथ वर। इसी तरह ही के साथ भी वर लगाते हैं, वाज नहीं आएगा ही के साथ, फिर भी वर आएगा। आपको याद होगा कि मैंने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया था आपको ये बात, वर का कैसे क्यों आएगा, इफ़ ही वर देयर, इफ़ ही हैड बीन देयर, इस तरीके से आपको मैंने बताया था। तो पॉइंट ये है कि आपने वर तभी लगाना है जब आपने सपोज करना है। जब आप सपोज नहीं कर रहे और बात रियल है, तो फिर आप वाज लगाएंगे या इज लगाएंगे, ठीक है। इज या वाज लगाएंगे, फिर आप वर नहीं लगाएंगे। सब्जेंटिव मूड यही होता है कि आए और ही के साथ जो आप वर लगाते हो, अज्यूम करते हो, ये वर्ब का सब्जेंटिव मूड होता है। बाज़ दफ़ा ये भी आपको मैंने वर्ब के मूड पढ़ाए नहीं है, और उसमें बाज़ दफ़ा वर्ब के जो है वो तीन मूड्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
बट द पॉइंट इज कि सब्जेंटिव मूड वर्ब की पहली फॉर्म होती है या इस तरह वर हम लगाते हैं। तो ये वर आपने तभी लगाना है जब आपने बात करनी है सपोज वाली, मेयर सपोजिशन में। मसलन इफ आई वर यू आई शुड एग्री, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको एग्री करता। देखिए इसमें आई के साथ वाज नहीं लगा हुआ, वर लगा हुआ, और ये जुमला बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने पीछे इससे पहले एक और बात की है, वो ये की है कि अगर आप सपोज नहीं हो रही हो और हकीकत वाली बात हो रही हो, हकीकत वाली बात, तो फिर आप इसके साथ वर नहीं लगाते। मसलन दो द वार इज ओवर देर इज मच डिसकंटेंट। अब यहां सब्जेंटिव मूड नहीं लगा बल्कि इज लगा हुआ है, क्योंकि वाकई जंग हमने फर्ज नहीं की कि वो ओवर हो गई है, हम वाकई एक बात कर रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है लेकिन अभी तक बेचैनी है, डिस्कॉन्टेंट है, बेचैनी है। ये आप ख्याली बात नहीं कर रहे। अगर ये ख्याली बात होती और हकीकत ना होती तो फिर हम क्या करते, वार के साथ क्या लगाते, आप लोग बताएं मुझे। इस वार के साथ मैं क्या लगाता, वर। वर लगाता, वर्ब। वेरी वर। अब आपको ये समझ आ गई है। अच्छा इस तरीके से आपने भी ये वर्ब मैट्रिक में पढ़े थे, अगर आपको ये अभी शायद पेपर में आपके आए भी, एक बड़ा मशहूर जुमला बच्चों को करवाया जाता है वर्ब की मिस्टेक्स में, कि जी उसमें होता ये है कि मसलन मैं कहूँ कि उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे वो मेरा बॉस हो। तो ये एक बड़ा मशहूर जो है, इसमें ये एमडी कैड में भी है। आपने पढ़ा है कि एज इफ के बाद वर आता है, कभी आपने सुना एज इफ, ही टॉक टू मी एज इफ ही वर माई बॉस, ही टॉक टू मी एज इफ ही वर माई बॉस। अब यहाँ वाज नहीं आया, वर आया। यहाँ ही वर माई बॉस क्यों आया, बताएं आप लोग, क्योंकि क्या। सर क्योंकि सपोज किया जा रहा था। वेरी गुड, क्योंकि हमने सपोज किया है, हम हाइपोथेटिकल बात, कि जैसे वो मेरा बॉस हो, ठीक है। तो इसलिए हमने वर लगाया, इसे कहते हैं वर्ब का सब्जेंटिव मूड। जैसे दो ही वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड से द सेम। अगर वो वजीर आजम होता तब भी मैं यही बात कहता, कि कोई किसी बंदे के बारे में वो बात, अगर वो वज़ीर आज़म होता भी तब भी मैं यही बात करता। तो सपोजिशन में आए हो या ही हो या जो भी हो या सिंगुलर हो, आपने वाज नहीं लगाना, लगाना है वर आपने लगाना है। तो लेकिन अगर आप हकीकत की बात करें फिर आप इज लगाएंगे या वाज लगाएंगे, डिपेंड करता है कि प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। अदरवाइज इन में तो आपने वर ही लगाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होता है वर्ब का सब्जेंटिव मूड। वर्ब के जो मूड्स होंगे वो आपको मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। तो अभी हम सिर्फ करेक्शन वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हम आज पढ़ रहे हैं वर्ब की मिस्टेक्स, और इसके दो पार्ट्स, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो लेंथी भी है और बहुत बहुत अहम भी है। अब हमारे पास 174 जो है कि भाई मेक के बाद आपने प्लेन इन्फिनेटिव लगाना है, टू वाला। आपने सॉरी, बेर इन्फिनेटिव लगाना है, अब टू इन्फिनेटिव नहीं लगाना मेक के बाद। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया है इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल। यस सर। और इन्फिनेटिव में आपको मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव की होती हैं दो टाइप्स, एक होता है बेर इन्फिनेटिव, बेर बगैर टू के, और एक होता है टू वाला। मैंने उस दिन आपको बताया था कि लेट और मेक के बाद इन्फिनेटिव टू वाला आता है या बगैर टू वाला आता है, याद करें। बगैर टू सर वाला। विदाउट टू वाला था। वेरी वेरी गुड, इसका मतलब कि आपको ये चीज़ें याद हैं, गुड, यू आर गिविंग मी फीडबैक। तो ये जो है इसलिए उन्होंने ये रूल यहाँ भी दे दिया है कि भाई मेक के बाद टू के बगैर लगाना है, ठीक है। तो टू इन्फिनेटिव नहीं लगाना, लिखा हुआ है कि मैनी स्टूडेंट्स रॉन्गली यूज इट विद टू इन्फिनेटिव, जो कि गलत है। शी मेड द बॉय डू द होल वर्क, इस जुमले का मतलब क्या है, शी मेड द बॉय डू होल द वर्क, इसका क्या मतलब है, मतलब इस जुमले की मतलब क्या है। सर उसने लड़के से सारा काम करवाया। राइट, तो इसमें मेक के बाद मेड इसका मेन वर्ब है, ठीक है। मेन इन्फिनेटिव तो नहीं है ना, इन्फिनेटिव कौन सा है, डू। तो ये जो डू है ये बगैर टू के आया है, ये आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल दी थी कि जैसे मैं बच्चे को धमकी देता हूँ कि मैं तुमसे ये काम करवाऊंगा, या मैं कहता हूँ मैं तुम्हें क्लास में खड़ा करूंगा, तो मैं कहूँगा आई विल मेक यू स्टैंड इन द क्लास, तो ये होता है, ठीक है। या मैं कहूँगा कि मैं नाई से बाल कटवाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल मेक द बार्बर कट माई हेयर। आई विल मेक द बार्बर कट माई हेयर, या टू कट कट माई हेयर होगा।
कौन सा होगा? कट माई हेयर होगा या टू कट माई हेयर होगा? सर कट माई हेयर होगा। कट माई हेयर होगा, टू उसमें नहीं होगा। गुड। तो ये है, लेकिन उन्होंने 175 में ये कहा है कि मेड अगर पैसिव वॉइस में हो तो फिर टू लगाते हैं। जैसे द बॉय वॉज मेड टू डू द होल वर्क, लड़के से काम करवाया गया। ये लड़का ऑब्जेक्ट था, तो जब ये पैसिव वॉइस होगा तो फिर हम मेड के बाद बेर इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, टू वाला इन्फिनेटिव लगाएंगे। पता कैसे चलता है कि ये पैसिव वॉइस है? कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस पैसिव है? पैसिव में ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो शुरू में आ जाता है, और सब्जेक्ट अगर होगा तो वो होगा एंड पे, या सब्जेक्ट होगा ही नहीं। यहाँ शी लगाया इन्होंने, द बॉय वाज मेड टू डू द होल वर्क बाय हर होना चाहिए ना, बाय हर। तो या तो वो सब्जेक्ट एंड पे लगा होगा, या उसमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी इस बात की। तो पैसिव वॉइस में मेड के बाद इन्फिनेटिव टू वाला लगा सकते हैं, एक्टिव में तो नहीं लगाना आपने, ठीक है? जैसे अब आपको मैं बताऊं कि बाज हम प्रपोजिशन में ये कहते हैं कि मैरी, शादी करना जो होता है, उसके साथ मैरिड विद नहीं होता, ठीक है? तो जब एक्टिव वॉइस में मैं कहूंगा ही मैरिड हर, तो ही मैरिड टू हर जो होगा वो गलत होगा, वैसे बता रहा हूँ। लेकिन अगर उसका पैसिव बनाए तो फिर वो उसका उसके साथ टू लगता है। शी वॉज मैरिड टू हिम, कि उसकी शादी उसके साथ की गई, तो फिर वो हो सकता है टू। तो उसमें भी इस तरह की ये केसेस आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नहीं, वो इससे रेलेवेंट नहीं थी चीज़, लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो है आप इसको बड़े अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आप एमडी कैट के अलावा कोई भी टेस्ट दें, एएफएनएस का दें, नर्सिंग का टेस्ट दें, या आप नम्स का टेस्ट दें, जो भी आप ये नस्ट वगैरह के टेस्ट देते हैं, और उनमें इंग्लिश तो वैसे इसी यही चीज़ें होती हैं। तो ये इंग्लिश की चीज़ें वैसे भी आप किया करें। इवन आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चीज़ें करते हैं तो ये ग्रामर किस तरह की चीज़ें आजकल आती हैं, राइट? अच्छा, द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑफन रॉन्गली यूज्ड विद टू इन्फिनेटिव: इंजॉय, अवॉइड, मिस, पोस्टपोन, सजेस्ट। तो ये जो वर्ड्स है ना, इनके साथ गलती ये होती है कि लोग जो है वो टू वाला इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर देते हैं, तो सॉरी, हाँ, टू इन्फिनेटिव यूज़ कर देते हैं। तो इनके बाद टू इन्फिनेटिव नहीं लगाना आपने, इनके बाद जेरंड लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो मसलन ही इंजॉयज टू स्विम नहीं होगा, ही इंजॉयज स्विमिंग होगा। तो आपने बस इसका तरीकाकार ये है कि इसमें आपने याद रखना है कि इन वर्ड्स के बाद इंजॉय, अवॉइड, मिस, पोस्टपोन, सजेस्ट, इनके बाद जो अगला वर्ड आएगा, ये तो आएंगे ना बतौर फिनाइट वर्ब आएंगे। मैंने आपको फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब के बारे में भी बताया था, आपको याद होगा। आप वीडियो को दोबारा देखेंगे वो वर्बल्स वाली, अगर आपको नहीं पता। तो ये तो वर्ड्स होंगे ना फिनाइट। तो आगे जो इनफिनाइट वर्ब होगा वो जेरंड इस्तेमाल करना है, टू वाला इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करना। नीचे इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दी हैं, तो ये एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़नी है। पॉइंट आ जाते हैं 177, जो कि आखिरी पॉइंट है। द वर्ब्स डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट आर ट्रांसिटिव वर्ब्स। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं। ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होते हैं आप बताएंगे, आप लोग मुझे? मैंने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के बारे में हल्का सा बताया था, अगर आपको किसी को याद हो थोड़ा बहुत। ट्रांसिटिव ये होते हैं कि जिनके बाद आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, राइट? ट्रांसिटिव होता है जिनके बाद ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि हमने ये टाइप्स आगे पढ़नी है। मैंने आपको ये सारी पढ़ानी है, नाउन की फर्दर सब टाइप्स, प्रोनाउन की, वर्ब की, आर्टिकल्स, ये सारी मैंने आपको, अभी मैं आपको सिर्फ करेक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो वो डिटेल में बाकी सारी चीज़ें भी हम करेंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वर्ड्स हैं, डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये ट्रांसिटिव हैं। तो इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स ऑफन रॉन्गली यूज दीज वर्ब्स विद अ preposition, और उनके साथ preposition नहीं आती, ठीक है? वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे, ये गलत है, वी डिस्कस द मैटर होगा। डिस्कस और डिस्क्राइब और ऑर्डर, इनके साथ आपने preposition लगानी ही नहीं है, बस सिंपल सी बात है। जैसे इधर वैसे नहीं दिया हुआ सेंटेंस। तो आप मुझे बताएं कि ही रीच्ड एट द स्टेशन होता है या ही रीच्ड द स्टेशन होगा? कौन सा ठीक है, ही रीच्ड द स्टेशन या ही रीच्ड एट द स्टेशन? एट स्टेशन। ये लगाते हैं, लेकिन बेहतर ये He है कि हम reached at the station. होता है, लेकिन हम बेहतर है कि रीच लगाएं बस। उसके बाद प्रपोजिशन, ही एंटर्ड इन द रूम ना भी लगाएं, ही एंटर्ड द रूम होता है। तो ये हमारे पास आज जो था वो क्या था, हमने वर्ब जो है वो पढ़ा, और ये हमने इस रूल से स्टार्ट किया था। हमने जो कल पढ़ा था आपको याद होगा, हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमने कल जो है वर्ब का ये पढ़ा था हमने। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक दो पॉइंट्स जो कि हमने कल तीन चार पढ़े थे। कल थोड़ा इशू था क्लास के अंदर।
कल हमने पढ़ा था द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस शुड नॉट बी लेफ्ट विदाउट अ वर्ब, कि जो सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट होता है वर्ब, उसको वर्ब के बगैर नहीं छोड़ना। कैसे? ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज लेट हिम स्पीक। तो जिसने काज में सफर किया उसको बोलना चाहिए। अब ये जो स्पीक वर्ब वर्ब है, ये इस बंदे की बात हो रही है ना, तो ये स्पीक इसके साथ लगना चाहिए। तो लेट हिम बीच में काट दें, ठीक है। और इसको शुरू में लेके आए, लेट हिम हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज स्पीक। तो ये जो वर्ब स्पीक जिसके साथ आना चाहिए, यानी जिसके साथ उसने एग्री करना है, उसके साथ लगाएं इसको। या ही हु हैज सफर्ड मोस्ट इन द काज शुड स्पीक, ये भी ठीक है। तो आपने ये जो लेट हिम बीच में एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसको आप लेके आएंगे शुरू में, तो ये स्ट्रक्चरल मिस्टेक आपसे हो सकती है। फिर हमने पढ़ा था कल, ये कुछ अहम बातें हैं, मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको, बहुत अहम है। अ वर्ब शुड एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट विद कॉम्प्लीमेंट। कि वर्ब जो है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक नहीं होना चाहिए। यानी उससे जो पहले वर्ड्स आए हैं उनके मुताबिक होना चाहिए, उसके जो बाद में वर्ड्स आए हैं वो नहीं होना चाहिए। क्या मतलब इस बात का? वट इज वांटेड इज नॉट लार्ज हाउसेज विद मॉडर्न कन्वीनियंसेस बट स्मॉल कॉटेजेस। अब हाउसेज ज़्यादा है ना, तो आपने हाउसेज को देख के यहाँ आर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो हाउसेज नहीं है। इसका जो सब्जेक्ट है व्हाट इज़ वांटेड, जो चीज़ चाहिए, और ये सिंगुलर सेंस कन्वे कर रही है। इसलिए हमने यहाँ लगाना है इस। हमने इसके बाद वाले लार्ज हाउसेज को नहीं देखना, हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखना। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जो आखिर में पार्ट होता है। तो ये गलती भी आपसे हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ सिंगुलर नहीं लगाना, सिंगुलर लगाना है और प्लूरल नहीं लगाना। इसी तरह इस सेंटेंस में प्लूरल लगाना है और सिंगुलर नहीं लगाना। द डिटेल्स आर मैटर ऑफ द फ्यूचर कंसिडरेशन, तो डिटेल्स के साथ आर लगाना है आपने। डिटेल्स को देखना है हमने, फ्यूचर कंसिडरेशन को नहीं देखना। फिर हमने 165 ये रूल पढ़ा था, आपको याद होगा, कि एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक वर्ब, सिंगल वर्ब, कैन बी मेड टू डू ड्यूटी फॉर द टू सब्जेक्ट्स। कि वर्ब एक हो और दोनों सब्जेक्ट के साथ लगा दिया जाए या अज्यूम कर लिया जाए, तो वो ठीक हो सकता है। जैसे नॉट अ ड्रम वाज हर्ड, नॉट अ फ्यूनरल नोट वाज हर्ड। तो हम वाज हर्ड को हमने नहीं लगाया, ठीक है। हमने वाज हर्ड को लीव कर दिया, कि ना ही ड्रम को सुना गया और ना ही, यानी ना ही वहाँ खुशी का नगमा बजा, ढोल बजा, और ना ही फ्यूनरल नोट, कोई मातमी या कोई मतलब जनाजे वाला कोई भी मतलब जो है आवाज़ ना आई, मतलब वहाँ आवाज़ थी ही नहीं। तो वाज हर्ड इसके साथ ना भी लगाएं तो खैर है, क्योंकि यहाँ जो है वाज हर्ड दोनों के साथ थर्ड फॉर्म ही आनी है, ठीक है। तो आपके सर जी हाँ जी। सर इसके सेकंड लाइन में नॉट की जगह नॉर नहीं आ सकता? उम्म, नहीं, वो तब आएगा जब इधर नीदर होगा। इधर नाइदर होता है ना, नाइदर, फिर इधर नॉर आता है, क्योंकि नाइदर और नॉर का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसलिए दोनों के साथ नॉट आया है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अच्छा था कि यहाँ नॉर क्यों नहीं आ सकता, तो नॉर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ नाइदर नहीं है। नाइदर होगा तब इधर नॉर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कहा कि ओके एक सर। पॉइंट ये है कि एक हेल्पिंग वर्ब जो था वॉज, उसके साथ जो है वो हमने सिंगल वर्ब जो है कैन बी मेड टू डू फॉर टू सब्जेक्ट्स, तो दो सब्जेक्ट के लिए एक सिंगल वर्ब जो है वाज हर्ड हमने लगा दिया। सब्जेक्ट दो थे, नॉट अ ड्रम और एक था नॉट अ फ्यूनरल नोट। हम उर्दू में कह देते हैं ना बाज़ दफ़ा, कि ना ही कोई ढोल सुना गया और ना ही कोई मातमी आवाज़। हम दोबारा लफ्ज़ सुनी गई नहीं कहते, हम कहते हैं ना, बस मैं आपको कहूँ, ना ही वहाँ कोई ढोल बजा और ना ही कोई मातमी आवाज़ थी। मातमी आवाज़ तो सुनाई दी, तो वो डेफिनेटली सुनाई दी, दोबारा मैं नहीं लगाता। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस को बाज़ दफ़ा उसमें लीव कर देते हैं। 166 ये था कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हो कि दो हेल्पिंग वर्ब के साथ एक वर्ब लगा सकते हो, विल और हैव, इन दोनों के साथ हर्ट लगा सकते हो। ये आपको मैंने कल बताया था, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पॉइंट रूल ये कहता है कि दो ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी कहते हैं दो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो एक वर्ब के साथ अटैच हो सकते हैं अगर वो सेंस कन्वे करे। अब ये बड़ी अहम बात थी, आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल, कि मैंने ना कभी किसी को हर्ट किया है और ना कभी करूंगा, ठीक है। अब दोबारा विल के साथ हर्ट नहीं लगा हुआ, एक्चुअली आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल हर्ट, होना है तो होना तो ये चाहिए ना, लेकिन इन्होंने हर्ट क्यों नहीं लगाया, इधर हर्ट क्यों नहीं लगाया दोबारा से? क्योंकि हर्ट की तीनों फॉर्म होती हैं, हर्ट हर्ट हर्ट।
तो अदरवाइज तो हैव के साथ आती है ना थर्ड फॉर्म, और विल के साथ आती है कौन सी फॉर्म, पहली, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अब हर्ट की हैं ही तीनों फॉर्म्स एक जैसी, तो फिर हम ये इस तरह का, हम हर्ट को छोड़ सकते हैं, दोबारा हर्ट नहीं लगा सकते। अगर हर्ट के बजाय कोई और वर्ड होता जिसकी फॉर्म तीनों डिफरेंट होती, तो फिर हम यहाँ जो है वो लगाना पड़ता। जैसे ये जो सेंटेंस है, आई नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, ये गलत है, कि मैंने ना कभी सख्त फैसले किए हैं और ना कभी करूंगा। अब देखिए हैज़ के साथ तो फॉर्म आनी चाहिए ना थर्ड, तो इसका तो आना चाहिए टेकन, और नेवर विल, और विल के साथ फॉर्म आती है टेक। इसलिए मैं एक इस टेक को दो के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं कहूंगा ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ठीक है। अब इसके साथ थर्ड फॉर्म है, क्योंकि टेक की तीनों फॉर्म अगर एक जैसी होती फिर तो मैं लगा देता। तो ये हमने कहा था। फिर इसके साथ एसोसिएटेड रूल ये था 167 के व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी टू डू प्रिंसिपल वर्ब्स, ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक हेल्पिंग वर्ब दो वर्ब के साथ अटैच हो सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक जैसा। अब क्या मतलब, अ, जैसे 10 राइटर्स हैव बीन सेंटेंस एंड 5 एक्विटेड, तो ये जुमला जो है ये ठीक है। मैंने दूसरे के साथ हैव बीन नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि एक्विटेड के साथ भी हैव बीन ही आना है, कि राइटर्स होते हैं जो हंगामा करने वाले लोग थे, तो 10 हंगामा करने वाले जो लोग थे उनको जो है वो सज़ा मिली है, सेंटेंस्ड, और 5 को छोड़ दिया है अदालत ने। एक्विट का मतलब होता है कि अदालत ने छोड़ दिया है। तो हैव बीन एक्विटेड जो है वो सेंटेंस, इधर हमने हैव बीन नहीं लगाया, तो हमने एक हैव बीन जो है वो दो वर्ब के साथ एडजस्ट किया है। वर्ब दो कौन कौन से हैं आप बताएं, दो प्रिंसिपल वर्ब कौन कौन से हैं इनमें, इस सेंटेंस में दो प्रिंसिपल वर्ब कौन से हैं? sentenced and acquitted. वेरी गुड। और जो ऑक्सिलरी है वो कौन से हैं, ऑक्सिलरी? Have been. वेरी गुड। तो हैव बीन जो है वो हमने जो है इसके साथ सेंटेंस के साथ लगा दिया, और इक्विटेड के साथ हमने नहीं लगाया। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये वाला गलत है। अब ये क्यों गलत है आपको मैंने बताया था। 10 न्यू राइटर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड, सॉरी 10 न्यू मेंबर्स, 10 नए मेंबर ने जो है उनकी एनरोलमेंट हुई है, और 7 ने रिजाइन कर दी है। तो अब ये जुमला गलत इसलिए है कि मेंबर के साथ तो आना है हैव बीन, लेकिन रिजाइन के साथ आना है हैव। क्योंकि ये है, ये रिजाइन वाला जो है ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। क्योंकि आप जो इस्तीफा देते हो वो तो अपनी मर्जी से देते हो ना, तो उसके बाद हैव बीन नहीं आएगा, हैव आएगा। इसलिए सेंटेंस होगा 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 हैव रिजाइंड। ये थोड़ी समझने वाली बात है, थोड़ा टफ होगा ये अगर आपको समझना, अगर आपने, तो ये आपने इसलिए वर्ब जहां छोड़ना चाहें, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जहां छोड़ना चाहें हम छोड़ सकते हैं, दो के साथ लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन ठीक रहे। और कल का जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि ये बड़ा अहम था, कि भाई ले लफ्ज जो है, ले दो होते हैं, एक तो ले होता है लाए की सेकंड फॉर्म होती है ले, देखे ना ये वाला ले, लाए ले लेन, और एक होता है ले, एक ले जो है वो लाए की सेकंड फॉर्म है, और जो दूसरा ले है, अच्छा हमारे पास टाइम 3 मिनट रह गया, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा बाद में ना, तो हम इसको मुकम्मल करते हैं। मैं कल वाला रिवाइज भी करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो ले है वो एक जो है वो ले, लाए की सेकंड फॉर्म भी होगी, लाए ले लेन, और बताते खुद ले एक फर्स्ट वर्ड भी है जिसका मतलब होता है लेटाना। इस ले का मतलब लिटाना होता है, और ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है, और ये जो लाए होता है ये इनट्रांसिटिव होता है। ये फर्क था। जैसे आपको आपको याद होगा कि मैंने फाइंड और फाउंड की मिसाल दी थी। तो ये सारा आज का मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया है, आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए। आज हमने वर्ब सारा ख़त्म किया है, इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन भी आप लोगों ने करने हैं। तो मैं इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।